स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि रॉकेट के पीछे जो पॉलिटिक्स लगता है उसे थोड़ा समझते हैं। तो आइए इसे गहराई से देखते हैं। तो रॉकेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि रॉकेट सबसे बड़ा बूम स्टिक है, यानी कि ह्यूमन आर्सनल में आप सोचोगे कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स पावरफुल चीज़ है। ये बात सही है, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड्स अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो उसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि वो ऐसा हो जाएगा कि आपके पास एक बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है, लेकिन शील्ड भी है उसके अगेंस्ट में। लेकिन आप उसे आईसीबीएम के ऊपर रख देते हैं, तो वो उस लेवल पर चला जाता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कि स्वॉर्ड का पावर ऐसा नहीं है कि कोई भी शील्ड नहीं हो सकता है। मतलब एक आईसीबीएम फायर किया गया है, उसके पीछे आप 10 इंटरसेप्टर मार दें, तो ऑब्वियसली सँभाल लिया जाएगा। लेकिन अगर 1000 उधर से है, आपको 10,000 इंटरसेप्टर चाहिए होगा। तो यही सब सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ वो इंजन टेक्नोलॉजी होता है आईसीबीएम। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये गाड़ी कब खुला? ये खुला था V2 रॉकेट से। तो ये जैसे ही गाड़ी खुला, गेम चेंज हो गया। तो अब ऐसे जगह पे दुनिया आ गई है कि वन मस्ट हैव इट एट ऑल कॉस्ट, यानी कि किसी भी देश को ले लीजिए, चाहे वो छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, सब देश रॉकेट टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा है। चाहे वो सिविलियन यूज़ हो, चाहे मिलिट्री यूज़ हो, लेकिन रॉकेट चाहिए तो मतलब चाहिए। मतलब पब्लिक भूखे मरे, मरे, लेकिन हमका रॉकेट चाहिए। तो वन मस्ट हैव इट, ये वैसा जगह का टेक्नोलॉजी है कि हर देश कुछ भी करके इसे एक्वायर करेगा, यानी कि कोई भी प्राइस पे किया जाएगा इसके लिए। और इसके लिए हर सिन फॉरगिव किया जाता है। यानी कि अगर आप एक मतलब समझिए एक ऐसे देश में डिक्टेटर के अंदर कुछ तिकड़म वाला काम कर रहे थे और डिक्टेटर फॉल किया, आपको निकाल लिया जाएगा और आपके सारे पास्ट जो है वो भुला दिए जाएंगे। एग्जाम्पल, वॉन ब्रॉन ब्राउन। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इनका पास्ट खतरनाक है। मतलब अगर सीधा शुद्ध भाषा में कहें तो बहुत खतरनाक सिन था, और ऐसा भी नहीं कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट था। लेकिन उसको भुलाया गया, क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट थी। V2 इतना आगे जर्मनी को रख दिया था। मतलब अगर इसका डेवलपमेंट कुछ साल पहले होता, या ऐसा होता कि इसी का डेवलपमेंट में पूरा पैसा डाल दिया जाता, वो सब साफ करके हटा देते हैं वो। मतलब थोड़ा ज़्यादा ही वंडर वेपन के पीछे भाग रहे थे, तो इसीलिए दिक्कत हो गया। लेकिन तो ये मतलब इस पे अगर जितना पैसा चाहिए था वॉर के सिचुएशन में डाल दिया जाता ना, आज दुनिया ही बदल गई होती। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी किए, आपके पास ये टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, आपको निकाल के मतलब आपसे काम करवाया जाएगा। आपका सारा पास्ट छोड़ो, कोई लेना-देना नहीं है। तो वही समझिए, और इसके लिए जितना भी पैसा लगे, जस्टिफाइड होता है। और इस अब बोलेंगे इसके रिस्क लगेगा, हाँ, रिस्क है, वो भी वर्थ इट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान को भले 10,000 देश का सैंक्शन पड़ा हुआ है, भले उनकी बैंड बज रही हो, भले कॉन्ट्रासेप्शन नहीं मिल रहा हो उनके देश में, लेकिन उनको मिसाइल चाहिए तो चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी रिस्क, कोई भी प्राइस लोग पे करेंगे। तो कभी भी आप रॉकेट के बारे में ये मत बोलिए कि ओह! ये महँगा है। लोग सीधे-सीधे बोलेंगे हमको चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है? और ये तो हो गया इसका डार्क साइड, लेकिन इसका एक अच्छा साइड ये है कि ये स्टेयरवे टू हेवन बन जाता है। यानी कि हम लोगों ने बनाया बूम करने के लिए, ये बात एकदम सच है, एकदम क्लियर कट है। लेकिन इससे ये हो गया कि अंतरिक्ष का रास्ता खुल गया। अब रहा बात कि अंतरिक्ष में क्या फ़ायदा है? अंतरिक्ष में हमारे सारे समस्या का समाधान है। यानी कि अगर आप धरती को क्रेडल के नज़रिए से देखते हैं कि वो हमारा क्रेडल था, वहाँ पे हम लोग सीखे, तो अंतरिक्ष एक खुला फील्ड बन जाता है, जहाँ पे आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। मार्क प्लैनेट नंबर अर्थ नंबर 2 बना सकते हैं, अर्थ नंबर 3 बना सकते हैं, अर्थ नंबर 4 बना, और ये तो मैं सोलर सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ। और आप बहुत आगे जा सकते हैं, मतलब कि सारा समस्या सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 2 ही 3 चीज़ है जो एक्चुअली लिमिटेड है, जो कि स्पेस में अनलिमिटेड है। यानी कि आपको क्या चाहिए? 2 चीज़ जो धरती में लिमिटेड है, एनर्जी, स्पेस, जगह। अंतरिक्ष में क्या है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इन स्पेस। एनर्जी, टेंशन नहीं लेना है सर। तो वही समझिए कि हर समस्या का लॉन्ग टर्म समाधान है, यानी हज़ारों साल, 10,000 साल, 1 करोड़ साल, 100 करोड़ साल, सबका समाधान है। तो स्टार्ट हुआ बूम-बूम करने से, लेकिन एक दरवाज़ा खुल गया। अगर हम लोग के पास दोनों हैं, अगर सही सीढ़ी पे चढ़े, ऊपर पहुँच जाएँगे, और ऊपर का साइड इफ़ेक्ट भी होगा कि नीचे वाले सिस्टम भी सॉल्व हो जाएँगे। इधर भी चलते हैं तो भी कुछ है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। कुछ भी इसके लिए माफ़ कर दिया जाएगा, कोई भी पेमेंट कर दिया जाएगा, और कोई भी रिस्क उठा लिया जाएगा, और हर देश ये करेगा, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, ईरान हो, कुछ भी। तो अब बात करते हैं कीमत पे। तो कीमत समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी ना जिसके लिए आप गवर्नमेंट को फ़ोर्स कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान कहता था कि घास खाएँगे तो भी हम परमाणु बम बनाएँगे, कारण वही था। ये वैसी ही वाली टेक्नोलॉजी है कि आप कुछ भी पैसा पे करेंगे इसके लिए। अब मतलब लिटरली आप गवर्नमेंट का हाथ पकड़ के मोड़ सकते हैं कि भैया दो तो तुम पैसा, और गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट आपको गेम में रखने के लिए कि हमारे पास कुछ अपना रहे, उसके लिए आपको ब्लैंक चेक दे देगी, टेक इट एंड गो। कुछ नहीं दो इस पैसा के बदले, लेकिन हमें एक ऑप्शन दे दो, देगी गवर्नमेंट। और हर देश के साथ ये होता है। और वो हर देश के साथ जो मतलब कहते हैं वर्ल्ड स्टेज पे सीरियस प्लेयर बनना चाहता है, वो ये करेगा ही।
तो समझना है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि अपोलो मिशन नासा के लिए कितना एक्सपेंसिव था। तो उसका एक ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन के चलते ना नंबर्स का सेंस नहीं बनता। नंबर अगर आप देखते हैं, तो नंबर बढ़ते जा रहा है। मतलब नासा का बजट का अगर आप नंबर देखेंगे और उसे मान लीजिए आप एक फिक्स्ड डॉलर कर देते हैं, उस टाइम का जो डॉलर है, तो आप देखोगे भैया डॉलर तो बढ़ते जा रहा है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपोलो मिशन महँगा था जब शटल तो उसके बाद आया और अभी वाला उसके बाद है, तो अपोलो क्यों महँगा था? अब इसे आप मतलब जैसे ये ग्राफ 2015 तक का है, तो इसमें 2014 को कांस्टेंट डॉलर कर दिया गया है, यानी कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया है। अब आप दाम देखिए कि कितना हो गया। अब आप समझ में आ रहा है कि मतलब आप सबसे ज़्यादा पैसा अपोलो के टाइम में डाले थे और अगर उसे परसेंटेज में देखें कि नेशनल बजट का कितना परसेंटेज दिया गया था, तो वो अराउंड 4.5% तक दे दिया गया था और उसको कॉन्टेक्स्ट में समझिए तो अभी 0.4 पे चल रहा है। इसलिए काफ़ी लोग अगर मून पे 1970 में जा सकते थे तो अब क्यों नहीं जाते? इट्स लाइक भाई उस टाइम पैसा जला रहे थे और वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि सोवियत यूनियन भी जाने की कोशिश कर रहा था। 2 बड़े लोग दिखा रहे थे कि मेरा बड़ा है। तो वहीं पे पैसा फ्री का दिया जा रहा था। मैं बोला ना कोई भी पैसा, कोई भी रिस्क 3 एस्ट्रोनॉट जल के ऊपर चले गए, फिर भी प्रोजेक्ट नहीं रोका गया। समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, रॉकेट टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसको आप कॉमन इकोनॉमिक्स लगा सकते हैं। वो देश के लिए है और अगर देश समझदार है तो वो करेगा। लोगों का रिस्क होगा, सोल्जर्स आएँगे, विलिंगली लाइफ देंगे और ये हुआ है सारे देश के साथ। चाहे वो आप रशिया को लो, सोवियत यूनियन को लो मतलब अमेरिका को लो, जो भी लोग वर्ल्ड प्लेयर पे खेल रहे हैं, उनको ये करना ही पड़ेगा। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा आँख मूंद करके दिया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए। और ये तो हो गया वॉर टाइम में जहाँ पे कोल्ड वॉर चल रहा था। अब रहा बात कि जब नॉर्मल चल रहा है तब क्या होगा? जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, यूएलए के अभी सीईओ टोनी ब्रूनो हैं, उनसे पहले एक दूसरे सीईओ थे। तो वो जिस टाइम पे थे, उस टाइम समझिए कि यूएस गवर्नमेंट सिर्फ़ कि यूएलए कुछ ना कुछ करता रहे, ज़िंदा रहे, $1 बिलियन एनुअली दे रहा था। टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो। किस लिए दे रहे हैं आप पैसा? नहीं सर, बस वो सब्सिडी है आप पे। $1 बिलियन। ठंडे दिमाग से सोचिए। इसलिए मुझे थोड़ा ऑड लगता है कि जब भी क्या बोलते हैं थंडरफुट बोलता है, जो साइंटिफिकली वो उसका बात सही है और इकोनॉमिक्स में वो पूरी तरह से भूल जा रहा है कि भाई अगर अमेरिकन गवर्नमेंट विलिंगली कई साल तक यूएलए को $1 बिलियन पर ईयर दी है, वो स्पेसएक्स को $2 बिलियन पर ईयर भी हँसी-खुशी देगी कि अरे यार आप तो कुछ कर रहे हो, आप तो कुछ दिखा रहे हो, आपका देखा-देखी पूरी दुनिया कॉम्पिटिशन कर रही है। भले ही आपका टेक्नोलॉजी ओवर प्राइस्ड है, शट अप टेक मनी होगा। इसलिए मुझे वो वाला बात एकदम का सही नहीं लगता कि स्पेसएक्स बैंकरप्ट हो। वो होगा, गवर्नमेंट पैसा दे के उसे ज़िंदा रखेगी क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी आउटपुट उतना हाई है। जब यूएलए को बस गेम में रहने के लिए $1 बिलियन दिया जा रहा था, स्पेसएक्स तो डिलीवरी दे रहा है। तो कंपैरिज़न ही यही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स में इसे मत नापिए कि कल को मान लीजिए अगर इंडिया के पास बुद्धि आ जाता है और कल को कोई प्राइवेट प्लेयर बढ़िया से बना देता है लेकिन बहुत ओवर प्राइस हो जाता है, गवर्नमेंट के पास बुद्धि होगा, वो चुपचाप से पैसा उसको देगा, भैया तुम पैसा लो, गेम में बने रहो। ये तो आप बोलोगे अरे अमेरिका है, उनका बड़ा बजट है। ठीक है, आप उनको हटाओ। अब आओ आर्यान ग्रुप में, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन को चूना लगा रहे हैं। उनका $380 मिलियन ब्लैंक चेक सर, टेक इट एंड गो सर। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी किसी मतलब कंपनी को देखें कि अरे ये सबको कहाँ से पैसा मिल रहा है, बात वही है। और रहा बात कि अच्छा रशिया कैसे कर रहा है? नहीं कर रहा है। रशिया भी सीधा-सीधा सोल रीज़न की जो आपका कॉस्मोड्रोम है, ये सब का जो ब बिल उठाया गया था, वो सोवियत यूनियन ने उठाया था। जब वो डिसॉल्व हो गया तो सारा बैंकरप्सी तो हो ही गया, खत्म। अब उस सामान को आप बेचोगे किसको? मतलब ठीक है, मेरे पास एक स्पेस पोर्ट है, बेचोगे किसको? तो रशिया बोलता है, "सर हमें तो बेच दो।" तो आप बोले, "सर पैसा देंगे।" "नहीं, हम पैसा नहीं देंगे।" अब रहा बात कि स्पेस पोर्ट तो ऐसा चीज़ नहीं है ना कि उठा के किसी और को बेच दो। वो जितना दाम में माँगेगा, मिल गया। इसीलिए वो एक्चुअली चला पा रहे थे स्पेस पोर्ट और उसपे भी उनका इतना बुरा हालत था कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों साथ में आए। आईएसएस का प्रोजेक्ट बनाया गया सिर्फ इसलिए कि रशियन लोग इधर-उधर ना चले जाएँ और खासतौर पे उस टाइम पे डर था कि अरब नेशंस को आईसीबीएम टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तो वो बना दिया गया है। इसीलिए बोल रहे हैं ये पॉलिटिक्स लेयर जो है पैसे पे बहुत अलग लेवल पे है। मतलब बहुत अलग लेवल पे है और इसीलिए स्पेसएक्स ने इतना बड़ा झटका डाल दिया क्योंकि स्पेसएक्स का जो लॉ सूट किए थे वो यूएलए पे किए थे कि भैया आप $1 बिलियन का आप इसे और वो गवर्नमेंटल मनी है तो दिख रहा है उसपे। तो वो दे रहे हो और आप कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उससे आधा दाम पे हम लॉन्च कर देंगे, आप हमें कम्पीट भी करने नहीं दे रहे हो। वो लड़े, केस जीते, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स आए इनके पास, ये सक्सेसफुली डिलीवर किए, तब जाके वो हो रहा है कि भैया अब तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो काफ़ी लोग का बात है कि इलॉन मस्क बहुत पैसा जला रहा है स्पेसएक्स के मामले में, वो बात एकदम सच है। लेकिन उनको टेंशन नहीं लेना है।
मतलब मार्स वाला बात मैं क्लियर हूँ, मार्स वाला नहीं। मार्स उनका इलॉन मस्क का हुलुलु है, लेकिन एज़ अ रॉकेट कंपनी उनको टेंशन नहीं लेना है, मतलब अमेरिका उसे फेल होने नहीं देगा। वर्स्ट केस सिनेरियो इलॉन मस्क को हटा दिया जाएगा, कंपनी स्पिन अप कर दी जाएगी दूसरे नाम पे, लेकिन उन्हें डूबने नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बनाए हैं, जिस दाम पे वो डिलीवरी दे रहे हैं, जिस केडेंस पे वो काम कर रहे हैं, कोई और है ही नहीं दुनिया में, है ही नहीं। मतलब इट्स लाइक हम हैं, बाकी सब कम हैं। तो इसीलिए इलॉन मस्क का जो बर्निंग पार्टी है, स्टारशिप में इतना पैसा लग रहा है, इट्स लाइक भाई वो फ्री है, बोल रहे हैं ना $1 बिलियन तो ये खाए हैं 10 साल तक, खाए हैं, कुछ किए नहीं उसके बदले, सिर्फ खाए हैं। तो टेंशन आपको नहीं ले, और ये तो मतलब लिटरली इस ये इतना बुरा चूना लगा चुके हैं आर्यन ग्रुप कि लिटरली यूरोपियन पार्लियामेंट का खुद है कि वी हैव टू स्वॉलो द पिल, मतलब इनको स्वॉलो करना पड़ रहा है। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि अगर हमको नया रिकॉर्ड अभी बनाना शुरू किए, वो बहुत टाइम ले लेगा, 10 साल तक तो लग ही जाएगा। तो तब तक क्या करेंगे? और इन्होंने जो रिटायर कर दिया तो रिटायर कर दिया रॉकेट, तो मतलब फँस गए। और मतलब एक्चुअली 380 नहीं था, पहले था अराउंड 200 टू 150 के आसपास में इनका सब्सिडी चल रहा था। वो बोले बढ़ाइए नहीं तो हम रॉकेट कैंसिल कर देंगे। तो वही समझिए, पैसा इसके लिए आँख मूंद करके दिया जाता है। अगर ये नील डग्लस टाइसन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, अगर कल को चाइना जेन्युइनली दिखा दिया अमेरिका को कि हम मार्स जा रहे हैं, जेन्युइनली, कि ऐसा नहीं कि बस हल्ला कर रहे हैं, नहीं सर हमारे पास रॉकेट है, नहीं सर हम एक्चुअली चांद पे उतर चुके हैं, एक्चुअली हम मार्स जा रहे हैं, अगले दिन पैसा बढ़ा दिया जाएगा नासा का। टेंशन नहीं है, ब्लैंक चेक, टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो, डिस्कशन ही नहीं करना है। तो इसलिए बोल रहे हैं दाम को थोड़ा अलग कीजिए। इसीलिए जो मतलब थंडरफुट का मैथमेटिक्स सही है, बस पॉलिटिक्स जो घुस जाता है ना इसमें, वो उस मैथमेटिक्स को यूजलेस कर देता है कि सर ब्लैंक चेक आपको दिया जाएगा, दे चुके हैं, दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। और हिस्ट्री भी देख लीजिए। तो इसीलिए कॉस्ट थोड़ा अलग तरीके से होता है समझदार देशों का। अब बात करते हैं कंपटीशन का, जो पॉलिटिक्स चलता है। तो यहां पे समझिए, अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपके देश में कुछ काम हो जाए, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में गेटिंग शिट डन, मतलब कि काम हो जाए, सर हमें ये सैटेलाइट लॉन्च करना है, ये हो जाए, हमें एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पे ले जाना है, ये काम हो जाए, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, कंपटीशन इकलौता औजार है जो आपको ये समस्या सॉल्व कर देगा। और इसका दो फायदा होता है, ये दो समस्या को एक साथ साफ करता है। पहला, आपका दाम मतलब फ्री में ना भागने लगे। दूसरा, करप्शन। अब रहा बात कि अगर कंपटीशन होता है तो क्या इसका ये मतलब है करप्शन जीरो हो जाएगा? नहीं, लेकिन करप्शन लिमिटेड हो जाता है। और करप्शन ऑलमोस्ट समझिए एक ऑटो थ्रॉटल वाल्व हो जाता है, यानी कि जो कंपनी मतलब सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, वो करप्शन नहीं अफोर्ड कर सकती, वो नहीं करेंगे। उनको पता है सर कंपनी ही डूबने पे लगी हुई है, क्योंकि फर्स्ट या तो सेकंड, आपको फर्स्ट ही रहना तभी प्रॉफिटेबल रहोगे। तो सेकंड वाला पोजीशन पूरा मेहनत करता है कि ऑप्टिमाइज करे, वो करप्शन नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला अगर काफी आगे चला जाता है तो वो थोड़ा सा करप्ट होता है। अब जैसे ही वो थोड़ा सा करप्ट होता है, उनका स्पीड थोड़ा सा कम होता है, सेकंड चेस करने लगता है, उनका करप्शन ऑटोमेटिकली हो भैया थोड़ा ज्यादा खा लिए। मतलब एक होता है ना कि थोड़ा आप खाओ थोड़ा हम खाएं, मिल बांट के खाना पड़ता है। तो वही समझिए, करप्शन जीरो नहीं होता, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, करप्शन आप जीरो नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंपटीशन है तो काफी कम रख सकते हैं, दाम पे वजन रख सकते हैं। जैसे कि अभी के टाइम में अगर कहते हैं कि जेफ बेजोस का क्या फायदा हुआ उसका कंपटीशन में उतरने से, इसने दूसरी कंपनी है, मतलब स्पेसएक्स को अगर आप हटा देते हो, कितनी कंपनी है जो ओपनली कह सकती है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि सर आप हमें बोलो, हम आपको रॉकेट इंजन बना के दे देंगे। स्पेसएक्स और कोई नहीं। अब ये बोल सकते हैं कि सर हमारे पास बी इंजन है जो ऑर्बिट जा चुका है, टेस्टेड है, वेरीफाइड है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसरो का इंजन नहीं है कि सर हम 1985 का इंजन को लेकर उसमें हुलुलुलु कर रहे हैं। सर मॉडर्न जैसे हाई टेक इंजन कहे जाते हैं, या मतलब पता नहीं हाईटेक क्यों बोल रहे हो, वो एक्चुअली करंट जनरेशन है, बट बाकी सब एंशिएंट है तो इसलिए इसे हाईटेक इंजन बोलते हैं। तो वो दे सकते हैं। तो दो कंपटीशन। अब उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा होता है कि स्पेसएक्स अपना दाम बहुत नहीं बढ़ा सकता और ये करप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं कि भैया भागना तो पड़ेगा। ये अगर मतलब स्पेसएक्स थोड़ा सा भी स्लो हुआ, ये टप्पा मार जाएंगे, ये करप्शन की लटक जाएंगे, तो ये तो करेंगे नहीं, और स्पेसएक्स अब फिसल नहीं सकता। सब चीज बैलेंस हो जाता है, इसीलिए कंपटीशन चाहिए। और ये मतलब अमेरिका बुरी तरह से तमाचा खाने के बाद सीखा था कि एलिमिनेट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी कि क्या होगा इंडिया का अगर कल को इसरो बोल जाता है, कुछ भी होता है, मान लीजिए कि इसरो के जितने सप्लायर्स हैं, क्योंकि है एक ही कॉन्ट्रैक्ट, आप पीएसएलवी जीएसएलवी जो बोल रहे हो वो जा सब इसरो के थ्रू रहा है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है। मतलब अगर कल को होता है डीआरडीओ की, सर हमें ये सैटेलाइट भेजना है और इसरो का रॉकेट नहीं काम कर रहा है, या मान लीजिए किसी कारण से उनका केडेंस नहीं मैच कर रहा है, डीआरडीओ लटक गया, इट्स लाइक सर ठीक है, हम वेट करते हैं, हमारे सोल्जर्स मरेंगे, हम वेट करते हैं। इसीलिए लड़ाई हो रहा है। बाय द वे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन जैसे नासा में एक डिवीजन है जिसे कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस, जो मतलब चेक करती है कि सर पैसा आपको दिए कहाँ गया। और वैसे इंडियन गवर्नमेंट में भी एक एजेंसी है, वो चेक किया और इसरो को बोल रहे कहाँ गया पैसा सर, आपको हम कब का बोले नाविक चालू हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ। गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट मिसाइल मारा जा रहा है। तो वही समझिए कि सिंगल पॉइंट फेलियर है इंडिया, यानी कि अगर इसरो लेट होता है या फेल होता है, खत्म,
खत्म। मतलब बाकी जितने भी चाहे इंडिया के प्राइवेट प्लेयर्स हों, चाहे इंडिया की आर्मी आर्म्ड फोर्सेस हों, वो सब लटक जाएगी क्योंकि भैया रॉकेट ही नहीं है। तो वो कहते हैं सिंगल पॉइंट फेलियर। और अमेरिका को ये थप्पड़ पड़ा था स्पेस शटल के बाद। स्पेस शटल जब सटाक से थप्पड़ मारा, वो करीब-करीब बिलियन डॉलर पर लॉन्च खा रहा था और सपना देखा गया था कि साल में मतलब वो महीना में 2 लॉन्च करेंगे, साल में 2 लॉन्च हो पा रहा था। और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब क्लियर हो गया था कि नहीं जाने वाला है। मतलब पहला एक्सीडेंट था, नहीं होना चाहिए था क्योंकि जो कंट्रोलर उनका जो कंट्रोल कंसोल है, उस कंसोल में एक बंदा ने देखा कि सर ओ-रिंग का टेम्परेचर एक्सीड कर चुका है, मतलब सेफ लिमिट से और ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ओ-रिंग रिलायबल नहीं है। उसने फ़ोन उठाया। 3 इंस्पेक्टर रहते हैं मतलब आपका जनरल ये जनरल कहना गलत होगा मतलब समझिए 3 टॉप हेड हैं। इन तीनों को ग्रीन लाइट देना होता है, तभी लॉन्च एक्टिवेट किया जाता है। कहते हैं गो, गो, गो। तो जैसे ही इनके पास मैसेज आया, उसमें से एक ने बोल दिया कि नहीं कीजिए, लेकिन बाकी 2 लोग बोले नहीं हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। बूम। उसी के बाद से लॉ बना दिया गया कि अगर एक को भी डाउट हुआ, कैंसल करना है, उसको मेजॉरिटी नहीं करना है। अगर एक को भी डाउट हुआ थोड़ा-सा भी कि हमको लग रहा है रॉकेट अनसेफ है, लॉन्च मत करो। अगर एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो तीनों का सहमति होना चाहिए, मतलब जो अपना-अपना एरिया चेक कर रहे हैं। तो वही समझिए सिंगल पॉइंट फेलियर था। जैसे ही स्पेस शटल स्वाहा हुआ, सर हमारे पास कुछ और है ही नहीं, यूएलए ने कुछ बनाया नहीं और बाकी सब पैसा लेके बस गटक गए, हम तो लटक गए और इनके पास हो गया कि भैया हमें रशिया के पास जाना पड़ रहा है, फिर हो रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स चाइना के पास जा रहे हैं। जैसे ही ये बात आया समझ गए भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कंपटीशन ये सब का समाधान करता है। तो वही समझिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल, 20 साल, 100 साल, तो आपको कंपटीशन चाहिए। आपको बिज़नेस ग्रोथ चाहिए, कंपटीशन चाहिए। अब रहा बात कितने लोग होने चाहिए इस मैच में, तो जनरली कहिए अगर 5 के आस-पास हैं, ठीक है। लेकिन 10 है तो अनस्टेबल बबल हो जाता है। यानी अनस्टेबल बबल का मतलब ये होगा कि उसमें से बहुत सारे फुस हो जाएँगे। एक टाइम में देखिए प्लेन में भी बहुत सारी कंपनीज़ थी, लेकिन धीरे-धीरे सब बोइंग खा गया और उधर वाले में सब में धीरे-धीरे एयरबस खा गया। ऐसे ही होता है, हर चीज़ में होता है। जैसे कि इंडिया में कितने सारे मोबाइल कंपनीज़ थी, जो मोबाइल सर्विसेज़ देती थी। आपका एयरसेल था, टाटा डोकोमो था, अब तो याद भी नहीं है। बहुत सारे और भी थे। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ वोडाफ़ोन और आइडिया शादी कर लिया, फिर एयरटेल और जियो बचा। हो गया मतलब हमेशा होता है, हर फ़ील्ड में होता है। तो जब बहुत ज़्यादा कंपीटिटर किसी भी फ़ील्ड में नहीं रह सकते, कुछ ही रह सकते हैं। तो अभी के केस में ब्लू ओरिजिन के पास पॉकेट का बेनिफिट है और उन्होंने टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेट कर दिया और जेफ बेज़ोस का कुछ हो चाहे नहीं हो, बंदा पेशेंट बंदा है और वो धीरे-धीरे चलता है और महाराज रुकता नहीं है। वो ठोक देता है और कर लेता है। तो धीमे है लेकिन पहुँच जाएगा। फिर स्पेसएक्स है, बोल रहे हैं वो जितना भी पैसा में आग लगाएँगे, अमेरिका हँसी-खुशी विथ अ स्माइल ऑन देयर फेस, एलओजी पैसा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है? बात है ब्लू ओरिजिन एक सैटेलाइट कंस्टेलेशन बनाया था क्यूपलर, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले सर आपका रॉकेट कहाँ है? जो मतलब इनका न्यू ग्लेन बनना चाहिए तो वो बिहाइंड शेड्यूल है। तो एक काम करो स्पेसएक्स से लॉन्च करो और स्पेसएक्स पे बाकी सारे देश के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो अमेरिका वो कैपेबिलिटी छोड़ेगा कि भैया पूरी दुनिया हमारे पास आ रही है लॉन्च करने के लिए, बांग्लादेश का सैटेलाइट आ रहा है हमारे पास लॉन्च करने के लिए, वो छोड़ेगा उसको? लाइक भाई तुम पैसा लो बस ये हमारा प्रेस्टीज मेरा बड़ा है, वो रखने के लिए सीधा पैसा दे दिया जाएगा। फिर आपका रॉकेट लैब देख लीजिए, वो भी धीरे-धीरे साइड से चलते जा रहे हैं। फिर आपका फायरफ्लाई देख लीजिए, वो भी साइड में एक ट्रिक मार रहे हैं कि भैया हम 24 आवर्स में डिलीवरी टू ऑर्बिट कर रहे हैं। यानी कि आप मेरे को सामान दो, ऑर्बिट 24 आवर्स हो गया सर टिकट एंड गो। तो ये डार्पा जो है वो बोल रहा है भैया चुपचाप से पैसा लो, हमको ये टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको ये अभी चाहिए। वो कर रही है। फिर एक दूसरी और बड़ा स्टॉर्क स्पेस इस पे बिल गेट्स पैसा डाले हुए हैं और इनका डिज़ाइन थोड़ा-सा मतलब रिस्की चीज़ खेल रहे हैं, लेकिन अगर सक्सेस हुआ तो ये भी गर्दा उड़ा देंगे। तो वही समझिए 5 अच्छा है, लेकिन 25-26 हो जाएगा, तो चांसेस है कि वो फेल हो जाएगा या सबके मतलब घूम फिर के आप 4-5 पे ही आओगे। लेकिन आप हमेशा चाहोगे कि 3 तो रहे तो परफेक्ट है, 5 है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 है तो दिक्कत है। 2 डुओपोली में आप फँस सकते हो। तो वही समझिए लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हो आपका देश हेल्दी रहे, आपके कॉम्पिटिशन्स रहें, आपके जहाँ जॉब्स रहें, आप भीख ना माँगो, आपको कॉम्पिटिशन चाहिए और कॉम्पिटिशन करप्शन पे ब्रेक लगाता है, भाग नहीं सकता। तो ये बहुत सही चल रहा है। इस मामले में यूएसए बहुत सही बोल रहे हैं ना, लंबा लिस्ट है, उनको टेंशन लेना ही नहीं है। उनका फ्यूचर सॉर्टेड है। कोई ना कोई इसमें ढंग का कर लेगा, उसका देखिए-देखिए दूसरा कोई ना कोई कर लेगा और अगर 3 लोग हो गए, जो 3 लोग मैच में खड़े हो गए, इनको टेंशन नहीं है, इनके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा। वो सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होगा। अब बात करते हैं किस तरह का रॉकेट डिज़ाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एसेंस कर रहा हूँ क्योंकि स्पेसएक्स ने गेम बदल दिया। आप पसंद करो चाहे नहीं करो, उन्होंने गेम बदल दिया है। तो यहाँ पे समझिए परफेक्ट डिज़ाइन क्या होगा? परफेक्ट डिज़ाइन होगा जो फाल्कन 9 को उठाया जाएगा और उसे फेंक दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप आयरन मैन 1 में देखे होंगे, इंजीनियरिंग में ये पहला रूल है कि पहला पीस कभी अच्छा नहीं होता। मार्क 1 इज़ ऑलवेज़ गार्बेज। और इसीलिए देखिए फाल्कन 9 में भी क्या था? फाल्कन 9 में आपका जो स्टार्टिंग का डिज़ाइन था, उसको 5 बार बदला गया है। इसीलिए ब्लॉक 5 पे अभी चल रहे हैं।
और फ़ाल्कन 9 जब डिज़ाइन किया गया था, तो स्पेसएक्स बहुत गरीब था, तो बहुत ज़्यादा पतला है वो रॉकेट, क्योंकि वो गरीब थे तो रोड से जाना पड़ता था। रोड से जाना पड़ता था तो उनका स्पेशल क्लीयरेंस नहीं था, तो ऐसा बनाया कि वो हर ब्रिज के नीचे से गुज़र सके, तो ट्रांसपोर्टर ट्रक और ब्रिज क्लीयरेंस के कारण उनका डायमीटर उतना ही फिट हो रहा था। तो वो किए। अब वहीं यूएलए को देखिए, यूएलए अमीर कंपनी थी, तो उन्होंने बड़ा डायमीटर बनाया, क्यों? क्योंकि वो बोट से ले जा रहे थे। बार्ज में ले जाके, तो बड़ा रॉकेट से बड़ा बार्ज पे करके कर रहे थे। तो इसीलिए बोला कि कंपनी किस टाइम किस पॉकेट में रहती है, वो डिपेंड करता है। अब रहा बात कि अगर आप फाल्कन 9 का डिज़ाइन लो, उसे अपग्रेड करो कि भैया हमें बम-बम बनना है, तो 5 से 6 मीटर का फैट आपको रॉकेट बनाना होगा। अब रहा बात किस मटेरियल से बनाया जाएगा। अगर आप लोग बैंगलोर में रहते हैं, तो बैंगलोर में एक जगह है मतलब हाल एयरपोर्ट रोड में एयरपोर्ट म्यूज़ियम, तो उसमें जाके देख सकते हैं। एक पीएसएलवी का शायद वो फेयरिंग रखा हुआ है। वो एल्युमिनियम लिथियम एलॉय से बनाया जाता है। ये एलॉय अथाह महँगा होता है, मतलब कि बैंकरप्ट कर देगा आपको बनाने में, अथाह महँगा होता है। तो वो सबको नहीं छूना है, कार्बन फाइबर नहीं छूना है, आपको शांति से स्टेनलेस स्टील पे आना है। अब क्या स्टेनलेस स्टील से बेटर होगा दूसरा चीज़ जैसे एल्युमिनियम? हाँ, होगा, लेकिन वो लूट मारेगा, जो कि यूएलए का भी समस्या है, क्योंकि देखिए यूएलए क्या करता है, एल्युमिनियम का एक शीट खरीदता है, बम-बम हाई क्वालिटी, हाई ग्रेड एल्युमिनियम, ठीक है सर, यहाँ तक कोई उतना दिक्कत नहीं है। फिर उसको बैठ के सीएनसी मिलिंग करते हैं। सर वो सीएनसी मशीन का दाम तो आप पूछो मत, और वो मिलिंग में आप लिटरली 90% मटेरियल हटा दे रहे हो, फ़ायदा क्या हुआ? मैं समझ रहा हूँ, मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो बेस्ट है, लेकिन इतना थोड़ा-सा के लिए आप बहुत ज़्यादा बिल उठा रहे हो। इसीलिए स्टेनलेस स्टील में आना पड़ेगा, और बड़ा डायमीटर पे स्टेनलेस स्टील एक्चुअली सेंस लेने लगता है, और चूँकि स्टेनलेस स्टील क्रायोजेनिक टेम्परेचर मैनेज कर सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो स्टेनलेस स्टील से ही पूरा आपको बनाना है। थोड़ा-सा आपका पेलोड कम होगा, ये बात एकदम सच है, लेकिन आपका बिल, आपका बैंक बैलेंस नहीं उड़ा देगा। दूसरा, कौन-सा फ्यूल होना चाहिए? यहाँ पे साइंस क्लियर हो चुका है, सबको शांति से एलएनजी पे आना है और लिक्विड ऑक्सीजन पे आना है, यानी कि सीएच4 और लिक्विड हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? ये समझिए कि अगर आप कार्बन ज़्यादा रखते हैं अपने रॉकेट में, बम-बम कार्बन रहता है, जैसे कि आरपी-1 यानी कि जो जेट प्रोपेलेंट का बड़ा भाई है, जो कि केरोसिन का बड़ा भाई है। यानी केरोसिन लीजिए, उसे फ़िल्टर कीजिए, जेपी-1 बनता है, और जेपी-1 लीजिए, उसे फ़िल्टर कीजिए, तो आरपी-1 बनता है। जिसको इसरो बोल रहा है कि भैया जेपी-1 तक तो ठीक है दाम, लेकिन आरपी-1 तक दाम बढ़ जा रहा है, तो हम लोग इसरोसिन बना रहे हैं। वो जेट प्रोपेलेंट को लेके उसको थोड़ा फ़िल्टर कर, पूरा नहीं फ़िल्टर कर रहे हैं, थोड़ा फ़िल्टर करके सस्ते में निपटा रहे हैं। तो उसमें आपको थ्रस्ट बम-बम मिलता है, यानी कितना ऊम्फ है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। वो भैया एकदम उठा के फेंक देगा, और उसी से सैटर्न 5 चलाया गया था। तो टेंशन नहीं लेना, मतलब अगर आपके पास कार्बन फेंक रहे हैं पीछे, मतलब आपका इंजन जो है ना, फेंक रहा है कार्बन, थ्रस्ट जो मिलेगा उसमें डिस्कशन नहीं करना। इसीलिए सॉलिड बूस्टर इतने प्रेफर्ड रहते हैं, क्योंकि उसका ऊम्फ, कोई डिस्कशन नहीं करना है। साइड इफ़ेक्ट, माइलेज बहुत खराब देता है, मतलब कि साइंस में लॉ है, या तो हल्का बहुत तेज़ फेंकिए, या भारी धीरे फेंकिए। अगर हो सके तो भारी बहुत तेज़ फेंकिए, लेकिन वो करना पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम लोग बैलेंस करते रहते हैं। हाइड्रोजन बहुत तेज़ फेंकाते हैं क्योंकि लाइट वेट है, लेकिन थ्रस्ट नहीं देता है। इसीलिए हाइड्रोजन पे जितने रॉकेट बनाए, जैसे कि स्पेस शटल हो, एसएलएस हो, उस सबको क्या है भैया, सॉलिड बूस्टर डालो, नहीं तो वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यही बैलेंस करते हैं। तो सबसे लाइट हो गया आपका हाइड्रोजन, सबसे हेवी हो गया केरोसिन। केरोसिन बम-बम ताकत देता है, फाल्कन 9 उससे बना था, लेकिन केरोसिन लॉन्ग टर्म नहीं है। मतलब कि एक तो महँगा भी है, ऊपर से दिक्कत ये है कि वो इंजन की वाट लगा देता है, सुट बनाता है। सुट यानी कि कार्बन का ऐसा मॉलिक्यूल बनाता है जो गंक कर देता है, इसीलिए फाल्कन 9 व्हाइट बनाया जाता है, लैंड होते-होते तो वो ब्लैक हो जाता है, वो सुट उसकी ब्लैंड बजा रहा है, और वो इंजन रीयूज़ का नंबर कम कर देता है। यानी कि आपको चैसी भले बचा रह जाएगा, लेकिन आपको बार-बार इंजन स्वैप करना है। अब बहुत सारे एक्स्ट्रा कचरा भी आता है, और उसमें आपको भले थ्रस्ट मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता माइलेज। तो CH4 यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो पहला चेन है CH4, ये आपको थ्रस्ट कम होता है केरोसिन से, लेकिन बहुत कम नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन अभी भी है, लेकिन हाइड्रोजन भी है, तो आपके पास माइलेज भी है। इसीलिए सब कोई घुस रहे हैं CH4 पे, और इसका दाम आयरॉनिकली कम है। क्रायोजेनिक है, लेकिन दाम कम है। एलएनजी पूरा दुनिया उसी पे चलता है। लिक्विड ऑक्सीजन, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, और दोनों की डेंसिटी और टेम्परेचर ये सब बहुत क्लोज है, बहुत एक दूसरे के आसपास है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। अब रहा बात कि इसे इग्नाइट कैसे करेंगे। अगर आप स्पेसएक्स का पुराना लाइव स्ट्रीम देखते होंगे, कि उसमें हमेशा ग्रीन फ्लैश आता था। अभी भी कई बार आप रीइग्निशन का सही से वीडियो फ्रेम देखिए, उसमें ग्रीन फ्लैश आता है। वो क्या है? टी टैप है। एक थर्ड केमिकल है जो डाला जाता है, ताकि केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन जैसे मिलते हैं, कुछ होगा नहीं, आग नहीं पकड़ेगा, तो टी टैप डालते हैं। बोले इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं करते? वो उस पे काम ही नहीं करेगा उतना अच्छा से। वहीं अगर आपका मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन है, वहाँ पे आप उसे ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली उसे आग लगा दें, और अगर वैसा करते हैं तो आपके पास एक प्रोपेलेंट का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। भैया टी टैप कैरी करो। बाय द वे टी टैप का रिक्वायरमेंट इसमें भी पड़ता है, SR-71 में। और SR-71 का सबसे बड़ा लिमिट वही था कि वो इंजन ऑन ऑफ करते रहते थे। ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूल चोक कर दो, ऑफ हो जाएगा। ऑन नहीं कर पाते थे, ऑन करने के लिए टी टैप डालना पड़ता था, इलेक्ट्रिकल इग्निशन नहीं स्टार्ट कर पाता था, क्योंकि उसमें JP8 साइड यूज होता था। बहुत हाई इग्निशन फ्यूल वाला यूज होता था।
तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए ताकि आप बार-बार स्टार्ट स्टॉप कर सकें और चूँकि लाइट वेट कार्बन है, सोot क्रिएशन नहीं होगा, आपको एफिशिएंसी भी मिलेगी, थ्रस्ट भी मिलेगा। लेकिन मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इतना है कि आपका काम हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम पे जो हम लोग चलते आ रहे थे, ये धीरे-धीरे मैंने सब देख रहा हूँ, सब रॉकेट धीरे-धीरे प्यार से हाइड्रोलिक्स हटा रहे हैं, सिवाय इसरो का छोड़ के, उसमें अभी भी हाइड्रोलिक्स है। मतलब हाइड्रोलिक्स में क्या होता है कि आप एक इलेक्ट्रिकल पंप चलाते हो, उससे हाइड्रोलिक प्रेशराइज़ करते हो, उससे आप एक्चुएटर चलाते हो। किसी को आइडिया है कि एक काम करो, ये हाइड्रोलिक्स निकाल के फेंक दो और सीधे वो मोटर से चलाओ, क्योंकि घुमा-फिरा के मोटर का ही पावर जा रहा है। और रहा बात कि मोटर का इंजीनियरिंग डेवलपमेंट अब इतना हो गया कि हम लोग बहुत छोटा, बहुत हाई पावर मोटर बना सकते हैं। तो ये सब मार्केट में अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, और आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए ही, रेडार के लिए चाहिए, गाइडेंस के लिए चाहिए, मतलब बहुत इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल इग्निशन रिक्वायरमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल आपको डालना ही है, तो शांति से इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर डाल दो, हाइड्रोलिक्स हटाओ, वजन कम हो जाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो देखिए, इसीलिए वो स्टारशिप के नेक्स्ट डिज़ाइन में वो कर दिया गया है। फिर हो गया कि आप प्रेशराइज़ कैसे करोगे टैंक को, तो उसमें ऑटोजेनस प्रेशराइज़ेशन करना है। पुराने डिज़ाइन में नहीं होता था, लेकिन अब सबको समझ में आ गया कि भैया शांति से जो गैस आप जला रहे हो, उसी से प्रेशराइज़ करो। यानी कि स्पेस शटल में उतना बड़ा टैंक को कोलैप्स करने से कैसे बचाते थे? हाइड्रोजन जहाँ से निकालते थे, वहीं पे हाइड्रोजन बॉयल करके डाल देते थे। तो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और वो प्रेशराइज़ करता था। ऑक्सीजन में क्या करते थे? ऑक्सीजन लेते थे, बॉयल करते थे, उसे वापस डाल देते थे। इसे कहते हैं ऑटोजेनस प्रेशराइज़ेशन, यानी कि अगर मीथेन और एलोक्स ये लिक्विड ऑक्सीजन सर्व करेंगे, तो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में हॉट ऑक्सीजन डाल दिया जाएगा और मीथेन वाले में मीथेन डाल दिया जाएगा। और इससे फ़ायदा होता है कि आपका कंटैमिनेशन नहीं हो रहा है, कि आप नाइट्रोजन से कंटैमिनेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और रहा बात, हीलियम त्यागना पड़ेगा। हम बोलेंगे क्यों? हीलियम तो बेस्ट है, लेकिन उसका दाम बहुत महँगा है, और हीलियम जैसे-जैसे आप लॉन्च केडेंस बढ़ाते जाएँगे, बैंड बजते जाएगा, क्योंकि हीलियम फिक्स्ड रिज़र्व है। और क्या नाइट्रोजन में थोड़ा-सा दिक्कत है? थोड़ा-सा। अब रहा बात कि अगर आप ऑटोजेनस प्रेशर पे चल रहे हैं, तो उतना चाहिए नहीं। और आप नाइट्रोजन क्यों चाहिए तब आपको? नाइट्रोजन चाहिए फ्लश करने के लिए। अगर इंजन आप ऑफ करते हैं, उसमें मतलब समझिए कहीं पे कोई फ्रीज़ हो सकता है, आइस फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप नहीं चाहोगे, तो फ्लश करना होता है। तो फ्लश करने के लिए कुछ चाहिए, सस्ता क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन करना होगा, प्रेशराइज़ मतलब हीलियम त्यागना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में ऐसा होगा कि भैया शुरू का 500 लॉन्च में आपको दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन 600वाँ लॉन्च में आपका दाम सरकार बोलेगा सर हीलियम कम हो रहा है, दाम बढ़ा रहे हैं हम। तो इसीलिए आप हीलियम पे नहीं चलना चाहोगे। फिर रीयूजेबल फेयरिंग्स, ये स्पेसएक्स का बहुत अच्छा बुद्धि था, और ये एक्चुअली अब बोट से नहीं करते। इनको समझ में आ गया भाई समुद्र का पानी उतना नुकसान नहीं पहुँचाता है, और ये बोट बहुत महँगा पड़ रहा था। तो शांति से भैया जाओ, लैंड किया, बस उठा के ले आते हैं। तो ये भी दाम बहुत है, क्योंकि फेयरिंग का दाम मतलब समझिए एक फ़रारी जितना होता है। तो एक फेयरिंग का, और इसीलिए बोल रहे हैं आप जाइए बैंगलोर में, जाइए वो जो पीएसएलवी का फेयरिंग देखिए, वही है सीएनसी से मशीन किया हुआ, देख के समझ में आएगा उसका दाम इतना क्यों होता है। क्योंकि वो समझिए उसको हल्का भी होना है, और उसे डिटैचेबल भी होना है, और प्लस उसे वाइब्रेशन भी सँभालना है, प्लस शॉक वेव भी सँभालना है एटमॉस्फेयर का, तो काफ़ी बम-बम स्ट्रक्चर होता है। तो अगर उसे रिकवर कर लेते हैं, दाम कम रहेगा। अब रहा बात कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ सेकंड स्टेज रीयूज़ करने का। सेकंड स्टेज रीयूज़ करना पॉसिबल है, जैसे ये स्टारशिप में ट्राई किया जा रहा है। बट प्रॉब्लम है कि मैथमेटिक्स क्लियर है इसका, कि बहुत बड़ा स्टेज होगा तो ही आप सेकंड स्टेज को रीयूज़ इकोनॉमिकली कर पाएँगे। ऐसा नहीं फिज़िक्स में क्लियर, फिज़िक्स ऐसा नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड स्टेज अब ऐसा चीज़ है ना कि उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो सेकंड स्टेज को आपको त्यागना होगा। फेयरिंग रिकवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फेयरिंग बहुत हल्का है, तो और उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। इसीलिए वो जब एटमॉस्फेयर में री-एंट्री करता है, पिघलता नहीं है। इतना बड़ा सरफेस एरिया है और इतना हल्का है कि वो स्लो डाउन आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। वहीं पे सेकंड स्टेज इतना भारी है, फ्यूल खत्म होने के बाद भी, कि वो जलने का रिस्क हो जाता है। तो इसीलिए सेकंड स्टेज को आपको बहुत कम दाम के बनाना होगा। इसीलिए आपका रॉकेट लैब का जो न्यूट्रॉन डिज़ाइन है, उसमें भी सेकंड स्टेज त्यागने वाला है। मैंने सिर्फ स्टॉक स्पेस का देखा है, जो छोटा सेकंड स्टेज रीयूज़ करने का सोच रहे हैं। देखिए, उनका डिज़ाइन थोड़ा तिगड़म वाला है, अगर होता है तो अच्छी बात है। तो जो-जो देश ये सब डेवलपमेंट कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए देखिए चाइना भी खूब मेहनत कर रहा है मीथेन वाले में आने में। हर देश जो इलेक्ट्रिकल इग्निशन सॉल्व कर देगा, वो आगे चला जाएगा। जो नहीं करेगा, जैसे कि इसरो का है एससीई 200, उसमें इतना बड़ा बूस्टर लगता है, मतलब एक छोटा सॉलिड रॉकेट मोटर लगता है इग्नाइट करने के लिए। तो आप समझ लो, वो बाय डिज़ाइन ही नहीं है वैसा कि उसे स्पेस में आप रीइग्नाइट कर सको। इसीलिए सबको इलेक्ट्रिकल में आना है, सबको मीथेन और उसमें आना है। ये डिज़ाइन मतलब अब हम लोग समझ गए, इकोनॉमिकली यही बेस्ट है। तो ये अभी का टाइम है, अभी सारी कंपनीज़ और कंट्रीज़ इस पे मेहनत कर रही है। अब बात करते हैं गाड़ी आगे कहाँ जाएगा? पॉलिटिक्स तो आपको क्लियर कर दिए हैं, डिज़ाइन भी क्लियर है, तो आगे कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, अब देशों को 2 चीज़ पे काम करना है, या एक ही चीज़ के लिए दोनों का अलग-अलग नाम है, किक स्टेज और थर्ड स्टेज। रहा बात कि कई बार लोग कहते हैं कि हम स्ट्रैप ऑन बूस्टर पोत देंगे। रहा बात कि वो गधा वाला आइडिया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैप ऑन कोई पड़ाका नहीं है जो डक्ट टिप से आप लगा दोगे। उसके लिए आपका कोर बूस्टर रीडिज़ाइन करना पड़ता है। अगर आप पीएसएलवी का डिज़ाइन देखेंगे, जब उसमें बूस्टर नहीं होता, उसका रिब काउंट अलग होता है। क्यों? अलग-अलग मशीन करना पड़ता है, यानी कि आप खुद की वाट लगा रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है अलग-अलग डिज़ाइन्स के लिए।
और वहीं पे अगर स्पेसएक्स का देखें, वो एक ही डिज़ाइन को है, उसको ऑप्टिमाइज़ करते जाते हैं, कैसे इसे जल्दी से मशीन करें, कैसे इसे कम दाम पे करें, कैसे इसकी क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव करें, आगे बढ़ते जा रहा है। वहीं पे अगर आप किक स्टेज के बारे में डिज़ाइन करते हैं, तो किक स्टेज का फ़ायदा क्या है? 90% लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 10% क्लाइंट जिनको है कि सर हमें जियो स्टेशनरी ले जाना है या हमें मून करना है, वो आराम से कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज मतलब किक स्टेज और थर्ड स्टेज घूम फिर के सेम ही चीज़ है। थर्ड स्टेज थोड़ा जनरली बड़ा रहता है और किक स्टेज ये कर रहा है, रॉकेट लैब कर रहा है। रॉकेट लैब नहीं शायद नाम दिया है किक स्टेज, जनरली वो थर्ड स्टेज ही है। तो थर्ड स्टेज डेवलपमेंट में फ़ायदा ये होगा कि 90% कस्टमर को ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से आप 2 स्टेज का लो कॉस्ट रॉकेट लीजिए जो लो अर्थ ऑर्बिट पे आपको आराम से ले जा सकता है। और जहाँ पे आपको नहीं सर हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ऊपर ले जाना है, सर थर्ड स्टेज लगा दीजिए। जैसे एक कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि सैटर्न 5 जो था वो 3 स्टेज रॉकेट है। सैटर्न 5 से 2 स्टेज रॉकेट था। तो उसका थर्ड स्टेज कहाँ से आया? थर्ड स्टेज मून मिशन के लिए था। और जब उनको मून मिशन की ज़रूरत नहीं थी, तो थर्ड स्टेज को ही तो बदल के ये बना दिया स्काई लैब। मतलब एक रॉकेट स्टेज को ही लैब में बना दिया, क्योंकि सैटर्न 5 150 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट था। 150 टन टू मून नहीं था, 150 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट। तो लॉजिक वही रहता है कि हमें थर्ड स्टेज पे आना है। ये नहीं कि फर्स्ट स्टेज पे पुचाड़ा करो कि भैया ये है, इसको फेंक दो, फिर नया डिज़ाइन करो, फिर इसमें 2 ठो डालो, फिर इसको फेंक दो, फिर एक ठो और डिज़ाइन करो, इसमें 6 ठो लगा दो, फिर इसे फेंक दो, फिर एक ठो और डिज़ाइन करो, उसमें 7 ठो लगा दो। भाई शांति से एक ढंग का स्टेज बनाओ। अगर किसी को ज़रूरत है हाई ऊम्फ का, उसके लिए किक स्टेज या थर्ड स्टेज डेवलपमेंट करो। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ठीक है? अब ये तो आपका हो गया लॉन्च में, फिर आगे कैसे करना है? आगे क्या करना है? लॉन्ग ड्यूरेशन आयन इंजन करना है। अभी हमारे पास आयन इंजन्स है, लेकिन बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, यानी कि वो कुछ महीने ही चलते हैं और बंद करना पड़ जाता है। हम लोग को चाहिए जो कुछ साल तक चल सके। मतलब वैसा क्यों है? अगर आप डीप स्पेस मिशन करना चाहते हो, रॉकेट ज़्यादा तेज़ नहीं ले जाएगा, कि कोई भी रॉकेट ले लीजिए, चाहे आप यूएलए का ही मैक्सिमम कैपेसिटी पे भी लीजिए, वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं जाएगा। तो करना क्या है? करना आपको है कि उसमें आयन इंजन डालना है। आयन इंजन हम लोग डेवलपमेंट हो रहा है, उसपे साइंस लोग काम कर रहे हैं कि डीप स्पेस की जो मतलब इंजन मैंने चालू किया वो 5 साल तक चलता रहेगा। तो बोलेंगे उतना ही बिजली कहाँ से आएगा? और डीप स्पेस में आप जा रहे हो, चांसेस है सन से दूर जा रहे हो, सोलर पैनल काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे आपको आरटीजी पे आना पड़ेगा या किलो पावर पे। किलो पावर है मतलब समझिए नासा ने एक छोटा-सा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया जो 1 किलोवाट टू 10 किलोवाट का आउटपुट दे सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर है और वो स्पेस में कहीं पे भी काम करेगा। तो अगर आप वैसा कर पाते हैं तो आप वॉयेजर से ज़्यादा तेज़ी से जल्दी पहुँच सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ढंग का आयन इंजन है तो आप ब्रिटिशटा क्रोम ट्रैजेक्टरी कर सकते हैं। यानी कि फुल स्पीड पे एक्सेलरेशन बढ़ाइए और फुल स्पीड पे डिसेलरेट कीजिए। तो बोले इससे फ़ायदा क्या है? इससे थोड़ा लेट से आप पहुँचिएगा, लेकिन जैसे अगर हम लोग अभी कैसे किया, घुमाए, 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 फेंके, कस के फेंके, ठीक है? और प्लूटो तक पहुँच गया, प्रॉब्लम? रुक तो सकते हैं नहीं, फेंका गए। अगर आप ये करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन आयन इंजन है आपके पास आरटीजी पे या किलो पावर पे, तो आप फुल स्पीड पे एक्सेलरेट करोगे, बहुत स्पीड हो जाएगा, फिर आप उसे उल्टा कर दोगे। मतलब जैसे ही 50% जर्नी क्रॉस होगा, इंजन उल्टे डायरेक्शन में, अब आप स्लो डाउन करोगे। तो स्लो डाउन में फ़ायदा होगा कि आप जब प्लूटो के पास पहुँचोगे, पहली बार 10 साल से पहले पहुँच जाओगे, अराउंड 6 से 5 साल के आस-पास में आप पहुँच सकते हो और आप स्लो हो चुके हो, यानी कि अब आराम से आप ऑर्बिट कर सकते हो, आराम से स्टडी कर सकते हो। तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब जहाँ हमें लॉन्ग टर्म स्टडी करना है, सब जगह चाहे जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, प्लूटो हो, कुछ भी हो, वो सबको आप कर सकते हो। फिर रहा बात कि हम लोग आम लोगों की आम ज़रूरतों को कैसे सँभाला जाए। उसके लिए चाहिए क्विक लॉन्च टू लियो, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे फटाफट पहुँचे। स्पेसएक्स ऑलरेडी कर चुका है, बाकी सब कंपनी भी दौड़ रही है, तो उम्मीद है आने वाले 10 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर रैपिड डॉकिंग, डॉकिंग हम लोग कर लेते हैं मतलब सैटर्न 5 में भी ये उनको समझ में आ गया था कि उनको इंजन ऐसे करके निकाल के करना था, होने वाला नहीं था, तो डॉकिंग ने डिज़ाइन किया। तो डॉकिंग करना पड़ेगा। डॉकिंग से बहुत सारा समस्या सॉल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका देश है, आपका पॉकेट उतना भारी नहीं है कि आप ये बना सको, स्टारशिप बना सको, लेकिन आपको कम्पीट करना है। क्या कर सकते हो? आप 2 फाल्कन 9 लो, स्पेस में ले जाओ, डॉक कर दो। तो वो करके आप काफ़ी बड़ा समस्या बायपास कर सकते हो। तो रैपिड डॉकिंग, अभी जो डॉकिंग है आईएसएस का जैसे डॉकिंग होता है, ये ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन बहुत टाइम लेता है। 24 घंटा, 25 घंटा लगता है, वो सब नहीं करना है। आपको गए मतलब 1-2 ऑर्बिट ऑब्वियसली चेकिंग-वेकिंग करो, डॉक करो। वो जितना टाइम आप कम कर सकोगे, उतना बड़ा मिशन पॉसिबल होगा। मतलब क्योंकि प्रोपेलेंट बॉयल ऑफ करते हैं ना, वो सब आप नहीं चाहोगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट पे फटाफट पहुँचना है और फटाफट डॉक करके आगे बढ़ जाना है। चाहे मार्स जाना हो, चाहे मून जाना हो, जितना भी पेलोड है आप कर सकते हो। डॉकिंग अगर आप सॉल्व कर देते हो, फटाफट आप ये कर पाओगे। फिर बड़ा चीज़ अगर आपको ले जाना है तो लो अर्थ ऑर्बिट रिफ्यूलिंग करना होगा और इस पे चाइना भी काम कर रहा है, यूएसए भी काम कर रहा है कि वो स्पेस में ले जाके रिफ्यूल करें। ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि आप जाके टंकी में पानी डाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। जिस दिन आप ये कंट्री सॉल्व कर लेता है, जो भी कंट्री, वो ऐसा-ऐसा चीज़ कर पाएगा जो बाकी दूसरे लोग देख ही पाएँगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट पर अगर रिफ्यूलिंग कर लेते हैं, समस्या सॉल्व हो जाता है। इसीलिए स्टारशिप का एक पूरा वेरिएंट बनाया जा रहा है जो सिर्फ टैंकर है। उसका सारा कचरा हटाया जा रहा है, वो डिस्पोजेबल बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सिर्फ
फ्यूल ले जा सके, बम मात्रा में फ्यूल है। हीट शील्ड का वजन हटा दो, एयर फ्लैप्स का वजन हटा दो, इंजन सिर्फ वैक्यूम ऑप्टिमाइज रखे, अगर ज़रूरत नहीं है तो शायद 6 इंजन से ही काम चल जाए और वो जो सी लेवल इंजन है वो हटा दिया जाए, दाम भी कम रहेगा और क्योंकि लॉस होगा वो वापस लैंड नहीं करने वाला। या उसको ऐसा कर सकते हैं कि इंसुलेट करके वहाँ रख दो और उसको बीच से दूसरे से रिफ़िल करते जाएँगे। तो वो करना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग जहाँ आप सॉल्व किए, खाता खुल जाता है। तब मार्स मिशन एक्चुअली पॉसिबल है। अभी मार्स मिशन ढप्पा मारने वाला है, गए, ढप्पा मार के आ गए। अगर रिफ्यूलिंग होता तो वहाँ जाके कुछ कर पाएँगे। अभी बिना उसके पॉसिबल नहीं है। फिर इकोनॉमिक्स को सॉल्व करने के लिए लार्ज प्राइवेट लियो स्पेस स्टेशन यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे जाने के लिए सरकार के पास भीख नहीं माँगना पड़े। आप कहीं खुद से भी जा सकते हो और इसका बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए एक्सियम स्पेस सबसे आगे चल रहा है, ऑर्बिटल रीफ पे भी धीरे-धीरे बैकग्राउंड पे काम हो रहा है और चाइना भी क्लेम कर रहा है कि उनकी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, देखिए। तो ये नेक्स्ट स्टेज है कि आपको किक स्टेज और थर्ड स्टेज पे आना है, ना कि हम कमज़ोर रॉकेट बनाएँगे ना, उसमें हम फिर पोचाड़ा करेंगे बूस्टर, ना। बम बूस्टर बनाइए जो आप बना सकते हैं और जहाँ पे सर हमको डीप स्पेस चाहिए, सर शांति से किक स्टेज हम आपके लिए लगा देते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर सर हमको अल्ट्रा डीप मिशन करना है, जो यूरोपियन यूनियन का मेन फोकस है, तो ठीक है सर, आप ये लॉन्ग ड्यूरेशन आयन इंजन पे मेहनत कीजिए और उसे आरटीजी या किलो पावर का अप्रूवल दें। जो यूरोपियन यूनियन का एक मिशन था जिसमें वो एक एस्टेरॉइड पे लैंड करने थे, सोलर पैनल पे था। लैंड तो कर गया, लेकिन शैडो में लैंड किया, वो पूरा मिशन भी फेल हो गया, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गया। शैडो में था, रिचार्ज नहीं हुआ। तो ये उनको अब समझ में आ गया कि अब हुला लाला नहीं करना है, शांति से आरटीजी पे ही चलना है। आरटीजी पे कौन-कौन मिशन हुआ है? प्लूटो मिशन, वोयेजर मिशन। आरटीजी के बिना काम नहीं चलना है, तो आरटीजी पे आओ या किलो पावर पे आओ। तो वो हो गया है कि भैया आपको डीप स्पेस में डीप रिसर्च करना है, स्पीड चाहिए उसके लिए। स्पीड के लिए चाहिए आयन इंजन। आयन इंजन चाहिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन चल सके। फिर हो गया कि हमें बड़े-बड़े मिशन करने हैं, लो अर्थ ऑर्बिट पे फटाक से पहुँचिए और रैपिड डॉकिंग कीजिए, यानी कि कुछ घंटों में करें, ना कि हाँ जी मतलब गए हैं, अब 1-2 ऑर्बिट धीरे-धीरे। आईएसएस के साथ बहुत टाइम लगता है ऑर्बिटिंग में, मतलब डॉकिंग में, वो तेज़ करना है। जो कंट्री साइंस सॉल्व कर देता है लो अर्थ ऑर्बिट पे रिफ्यूलिंग का, प्रोपेलेंट मैनेजमेंट का, मतलब ये ज़ीरो जी एनवायरनमेंट में, वो बम पेलोड ले जा पाएगा और ये है मार्स जाने का रास्ता। जब तक ये सॉल्व नहीं होता, मार्स नहीं जाता। मून तक आप कर लोगे, मार्स जाने के लिए आपको रिफ्यूलिंग ही करना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिकल वायबिलिटी और कंपटीशन हेल्दी रखने के लिए प्राइवेट लियो स्पेस स्टेशन होना चाहिए, यानी कि अंतरिक्ष में जाके प्रॉफिट करने का काम बहुत सारी कंपनी उसको कर सकती है। वो उसी के लिए ऑर्बिटल रीफ पे उसी लिए मेहनत हो रहा है, एक्सियम स्पेस पे उसी लिए मेहनत हो रहा है। तो ये नेक्स्ट स्टेज है, मतलब ये आने वाले 20-25 साल का खेल है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉकेट के पॉलिटिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो दिखाएँ, जॉइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।